मैं इद्दत में बैठी थी। ससुराल वाले बहुत अच्छे थे सिवाय मेरी ननद के। एक रोज मेरी ननद ने रात को सबके सोने के बाद अपने आशिक को घर बुलाया और उस लड़के को मेरे कमरे में भेजकर पीछे से ननद ने घर में शोर मचा दिया। फिर सारा इंसान मुझ बेवा पर डाल दिया। ससुराल वालों ने बुरा भला कहकर मुझे घर से निकाल दिया। फिर आधी रात को वही लड़का मुझे अपने घर ले गया और इद्दत पूरी होते ही उसने मुझसे निकाह। मेरी शादी को बस कुछ ही महीने हुए थे। मेरे शौहर बेहद अच्छे और ख्याल रखने वाले थे और मेरी खूबसूरती की हमेशा तारीफ करते रहते। बाकी ससुराल वाले भी बेहद अच्छे थे, लेकिन मेरी नंद का रवैया मेरी समझ से बाहर था। अजीब सर्द रवैया था। हर चीज से ला ताल्लुकी बरतना शायद उसकी आदत बन चुकी थी। कभी कभी मैं उससे बात करने की कोशिश करती मगर वो मुझे नजरअंदाज कर देती। फिर मैंने भी इससे बात करना छोड़ दिया और अपने काम से काम रखती। एक दिन मेरे शौहर दफ्तर से वापस लौटे, काफी थके हुए मालूम हुए। आते ही आंखें मूंद कर लेट गए। इन्होंने मुझे आवाज लगाई तो मैं फौरन उनके पास पहुंची। उन्होंने प्यार से मुझे मुखातिब करते हुए कहा, हरीम तुमसे एक बात पूछूं? मैंने इस बात में सर हिलाया तो वो कहने लगे, तुम कभी मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगी? हमेशा साथ दोगी ना मेरा? हाँ हमेशा साथ दूंगी, हमेशा साथ देती आई हूँ, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मैं हैरान हुई। आज से पहले मैंने इनका ऐसा हारा हुआ अंदाज नहीं देखा था। बस ठीक है, तुम साथ देना, मेरे लिए बहुत दुआ करना, मुझे नींद आ रही है, तुम यहीं बैठो मेरे पास, वो कहकर खुद गनूदगी में जाने लगे और सुबह तक वो अपना रफ्ते सफर बांध कर चल बसे। हमेशा हमेशा के लिए इनका जाना सबके दिलों को वीरान कर गया। आंखें बरस बरस कर थकने लगी, लेकिन वक्त सबसे बड़ा मरहम है। लिहाजा वक्त के साथ साथ दुख में कदरे कमी वाक़या हुई। मैं इद्दत में थी कि जब एक रात मेरी ननद आलिया ने सबके सो जाने के बाद अपने बॉयफ्रेंड असद को घर के पिछले हिस्से में बुलवा लिया। दीवार पलांगते हुए इसका पांव लगने से गमला नीचे गिरा तो सब घर वाले जाग गए। आलिया घर वालों के जागने पर खौफ सदा हो गई और जब कुछ समझ न आया तो जल्दी से असद को मेरे कमरे में भेजकर खुद खिड़की से अपने कमरे में चली गई। मेरी इद्दत को मुकम्मल होने में कुछ दिन अभी बाकी थे। बाहर खटका सुनकर मैं गहरी नींद से जागी और लैंप ऑन किया। कमरे में किसी लड़के को देखकर पहले तो खौफजदा हुई और जल्दी से चेहरा लपेटते बाहर को भागी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला सब घर वालों को अपनी चौखट पर खड़े पाया। इससे पहले कि मैं कुछ समझती सब मेरे कमरे में झांकने लगे और वहाँ असद को पाकर सब ने मुझे मारना शुरू कर दिया। बेशरम, तुझे शर्म ना आई? शौहर को गए अभी वक्त ही कितना गुजरा था, इद्दत तो पूरी होने देती। तुझे मुंह पर कालक मलने के लिए हमारा ही घर मिला था। शौहर के साथ ही मर जाती, बल्कि इसके बजाय तू ही मर जाती। किस तरह आंखों में धूल झोंक दी हमें, कहीं का नहीं छोड़ा। जूतों, थप्पड़ों और घोंसों के बीच मेरे समाज से कुछ ऐसी ही आवाजें टकराने लगी, जहाँ निकल जा, हमारे घर से दफा हो जा। आखिरी आवाज यही सुनाई दी, क्योंकि इसके बाद मुझे कुछ होश न रहा। मैं नींद बेहोशी की हालत में थी। मेरे साथ साथ असद को भी बहुत मारा गया और हम दोनों को घर से बाहर निकाल कर दरवाजा बंद कर दिया गया। अंधेरी रात में सुनसान सड़कों पर जख्मी हालत में एक कोने में गिरी पड़ी देख कर न जाने कब असद में इंसानियत और हमदर्दी जागी और वो मुझे सहारा देता अपने घर ले आया। अगले दिन मेरी आंख एक बूढ़ी खातून की आवाज पर खुली। सफेद दुपट्टे को अपने चेहरे के गिर्द लपेटे वो आयतुल कुर्सी का विर्द करते हुए साथ साथ मेरे जख्मों पर मरहम लगा रही थी। एकदम मेरे दिल में सुकून उतरने लगा। वो काफी देर तक मेरे चेहरे पर लगे जख्मों पर मरहम लगाते हुए साथ साथ कलाम पाक का विर्द करती रही और मेरा दिल पुरसुकून होता रहा। इन्होंने मुझे कहा कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवाती हूँ और हाँ, कमरे में जरूरत की तमाम चीजें मौजूद हैं, जिस चीज की जरूरत हो वो ले लेना। मैंने अपने कुछ कपड़े भी यहाँ रख दिए हैं। मैंने असद से कह दिया है कि वो वापसी पर तुम्हारे लिए पहनने के लिए कुछ नए कपड़े ले आएगा और अगर कोई और चीज मंगवाना हो तो बता देना। वो बूढ़ी खातून इतना कहकर कमरे से बाहर चली गई। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली तो मुझे असद भी इनके साथ बाहर जाता दिखाई दिया, गोया वो भी वहीं मौजूद था। उस दिन के बाद मैंने कभी भी असद को नहीं देखा, अलबत्ता उसका घर बेहद खूबसूरत और दुनिया की तकरीबन हर चीज मौजूद थी। असद के घर में उस खातून का जो रिश्ते में उसकी दादी थी और कुछ मुलाजमीन और असद के सिवा कोई नहीं रहता था। मेरा ज्यादातर वक्त अपने कमरे या दादी के कमरे में गुजरता। मेरे जख्म काफी हद तक बढ़ चुके थे। मेरे इन जख्मों का क्या जो रुख पर थे। कुछ दिन बाद इद्दत खत्म हुई तो मुझे दादी बागीचे में ले आई और बागीचे की हिफाजत की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। एक दिन मैं माली से बागीचे की सफाई सुथराई का काम करवा रही थी जब मुझे असद अपनी गाड़ी से उतरकर मेरी जानिब आता दिखाई दिया। वो मेरा हाल हवाल पूछने के लिए रुका था और मेरी खैरियत मालूम करने के बाद घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गया। मुझे उसका बावकार अंदाज बेहद पसंद आया। दिल ही दिल में हैरत और तजस्सुस घेरने लगा कि आखिर आलिया जैसी लड़की के साथ मिलकर इतना पढ़ा लिखा बाशऊर कामयाब तरीन
मुतमईन बंदा कैसे ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकता है, जबकि कहीं से भी वो ऐसा तो नहीं लगता था। एक दिन असद के ऑफिस जाने और दादी के सोने के बाद मैं खामोशी से असद के कमरे की तरफ चली आई ताकि असद के मुतालिक कोई सुराग मिल सके, असद और आलिया के मिलने वगैरह के मुतालिक कुछ मिल सके, और ये भी कि असद ने मुझे बदनाम करने में आलिया का साथ क्यों दिया, जबकि मैं जितने दिन से यहाँ मौजूद थी इसकी दादी से बस इसकी ईमानदारी और अच्छाइयों के किस्से ही सुनने को मिल रहे थे, जबकि असद खुद भी मुझसे बहुत एहतराम से पेश आता। मगर जैसे ही मैंने असद के रूम के दरवाजे को खोलना चाहा वो लॉक मिला। मैं चुपचाप वापस चली आई। असद के पुर इसरार तबीयत के मुतालिक कोई राज मुझ पर अभी तक आश्कार नहीं हुआ था। उस रोज जब मैं दादी के साथ रात का खाना खा रही थी तभी असद की गाड़ी की आवाज सुनाई दी तो दादी उठकर जल्दी से बाहर की तरफ लपकी। शुक्र है तुम आ गए, आज हमें भी तुम्हारे साथ खाना खाने की सादत नसीब होगी। कुछ ही देर में वो दादी को अपने एक बाजू के हल्के में लिए अंदर दाखिल हो रहा था। वो उनकी बातों पर धीमा मुस्कुराता हुआ बेहद खूबसूरत दिखाई दिया। उसकी मुस्कुराहट बेहद खूबसूरत थी। वो आकर दादी के साथ वाले टेबल पर बैठ गया तो मैंने वहां से उठना मुनासिब समझा। मुझे वहां से उठते देखकर दादी ने रोक लिया और साथ बिठा लिया। मुलाजमा खाना लगाने लगी। दादी अच्छा है ना कि मैं लेट ही आता हूँ, वरना कोई रोजाना भूखा रह जाता। मैं खामोशी से प्लेट में चम्मच हिला रही थी जब अचानक असद की आवाज मेरे कानों से टकराई। क्यों हरीम बेटा, तुम्हें असद का आना पसंद नहीं आया क्या? नहीं नहीं दादी, ऐसी तो कोई बात नहीं, ये इनका अपना घर है, मैं बुरा मानने वाली कौन होती हूँ। दादी के बराह रास्त मुखातिब पर मैं बुखला गई। जल्दी से गला साफ करते हुए अपनी सफाई पेश की, जिस पर दादी और असद एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुरा दिए, जिसे समझने में मैं कासिर थी। आज इतवार था, असद आज घर पर थे। आज मेरा और दादी का खोया बनाने का प्रोग्राम था। दादी को मुलाजमीन के हाथ के काम खास पसंद नहीं आते थे और इस तरह की मुश्किल डिशेस वो खुद बनाती थी, और अब मेरे आने से इन्हें काफी सहूलत हो गई थी। असद न्यूज़पेपर पढ़ने में मसरूफ था। फिर थक कर उसने टीवी ऑन कर लिया। जब दिल ना लगा तो किचन में ही चला आया। अरे असद बेटा, तुम क्यों चले आए? तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ काम खत्म करके मेरा बच्चा। दादी असद को किचन में देखकर बोली। क्यों, क्या मैं नहीं काम करवा सकता आपके साथ? वो मुंह बनाता हुआ बोला। अरे तुमने कब ये काम किए हैं? हरीम बेटी इतने अच्छे से कर रही है, तुम तो उल्टा काम बिगाड़ोगे ही। दादी हंसते हुए बोली। अच्छा तो मतलब मैं आपका काम बिगाड़ने वाला हो गया हूँ और हरीम काम संवारने वाली हो गई। अच्छा है पार्टी बदल ली आपने भी। वो मसनूई नाराजगी से बोला। हाँ सब जानती हूँ तुम्हारी इमोशनल ब्लैकमेलिंग। दादी और इसकी नोकझोंक भली लग रही थी। कुछ दिन गुजरे तो एक रोज असद की दादी ने मेरे सामने असद के रिश्ते की बात की। इनकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। फिर जब अकल ने थोड़ा काम करना शुरू किया तो मैंने फौरन इनकार कर दिया। मेरे इनकार पर उन्होंने मुझे समझाया कि तुम अकेली कहाँ जाओगी, मायके में तो कोई भी मौजूद नहीं, तुम्हारे एक ही भाई है जो मुल्क से बाहर होता है, तुम्हारा कोई ठिकाना भी नहीं। तुम अपनी जिंदगी के साथ मत खेलो और मेरी बात मान लो। अपनी बात मुकम्मल करने के बाद अपने कमरे में चली गई। इनके जाने के बाद मैं काफी देर सोचती रही। जो भी था, मगर असद की वजह से मैं इस मकाम पर पहुंची थी। जो इल्जामात लगाए गए थे मुझ पर, मैं कभी असद को माफ नहीं कर सकती थी, लेकिन मैंने फिलहाल खामोशी इख्तियार की और असद के रिश्ते के लिए हाँ कर दी। दादी अपने पोते की शादी को लेकर बेहद खुश थी। ये इसकी पहली शादी थी। खूब धूमधाम से शादी हुई और मुझे दुल्हन बनाकर असद के कमरे में बिठा दिया गया। असद ने जैसे ही मेरा घूंघट उठाया मैंने इसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया और साथ ही उसे साफ साफ कह दिया कि वो मुझसे कोई उम्मीद ना रखे। मैंने ये शादी सिर्फ मजबूरी में की है और बस मैं जल्द ही तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मुआशरे में मुझे इतनी जिल्लत उठानी पड़ी, बदनामी का दाग मुझ पर लग गया और तुमने मेरी सफाई में एक लफ्ज तक जबान से ना निकाला। वो सब गुस्से जो मेरे अंदर इतने महीनों से थे, न जाने कैसे थप्पड़ की सूरत असद पर निकल गया था। मैं होश से बेगाना बस बोले जा रही थी। असद को मुसलसल चेहरा झुकाए खामोशी से सब सुनते देखकर मेरे दिल को कुछ हुआ। मैं खामोश हो गई। काफी देर तक कमरे में खामोशी छाई रही। उस दिन के बाद से असद ने गहरी चुप लगा ली और मुझसे कोई बात ना की। वो देर से घर आने लगा और सुबह सुबह जल्दी चला जाता। घर में कम ही दिखाई देता। जहाँ असद की बेरुखी मुझे तंग कर रही थी, वहीं इस वाक़े की हकीकत से मुतालिक तजस्सुस मजीद बढ़ रहा था। एक दिन असद के कमरे की सफाई करते हुए मुझे असद का पुराना वॉलेट मिला। वॉलेट मेरे हाथ से फिसल कर नीचे गिर गया। मैं उठाने के लिए झुकी तो इसमें लगी तस्वीर देखकर दंग रह गई। वो तस्वीर मेरी थी, मेरे कॉलेज के जमाने की तस्वीर, मगर वो असद के पास कहाँ से आई, जबकि मुझे तो कभी तस्वीर बनाने का शौक नहीं था और ना ही कभी कोई ऐसी तस्वीर मैंने बनवाई थी। घबराहट से मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं असद का इंतजार करने लगी कि इनसे पूछूंगी, मगर रात देर तक इंतजार करते करते मैं सो गई। सुबह उठी तो असद कहीं नहीं थे। मुलाजमीन से पूछने पर पता चला कि असद आज घर आए ही नहीं। मेरी परेशानी बढ़ने लगी थी। रात असद देर से घर पहुंचे और आते ही सो गए। सुबह
भी मामूल से हटकर काफी देर तक सोते रहे। काफी टाइम गुजर गया तो मुझे फिक्र होने लगी। मैं जल्दी से उनके पास गई और उनके माथे पर हाथ रखा तो उनका जिस्म बुखार की वजह से तप रहा था। मैंने जल्दी से दादी को बुलाया तो उन्होंने डॉक्टर को कॉल की। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी और इंजेक्शन लगाए जिससे असद को होश आने लगा। डॉक्टर के जाने के बाद दादी ने मुझे असद के पास रुकने का कहा और खुद सूप बनाने किचन में चली गई। असद के सर में दर्द की शदीद टेसें उठ रही थी। उसने अचानक मेरा हाथ थाम कर अपनी पेशानी पर रख दिया। मुझे कुछ समझ न आया। थोड़ी कश्मकश में रहने के बाद मैंने इसका सर दुबाने का फैसला किया। पूरी रात ऐसी ही सोई जागी कैफियत में असद के सरहाने बैठे गुजर गई। उस दिन के बाद मेरा रवैया असद के साथ थोड़ा नरम पड़ने लगा। जरूरत के तहत कभी हल्की फुल्की बातचीत भी हो जाती। असद ने कुछ दिन आराम करने के बाद ऑफिस जाना शुरू कर दिया। वो घर में रहते हुए जान गया था कि खाने की जिम्मेदारी सब मैंने उठा ली है, लिहाजा वो भी हर शाम खाने पर जरूर घर पहुंच जाता और जाहिरी तौर पर मुलाजमीन को अपने खाने पीने की फरमाइशें गिनवा कर जाता। दर पर्दा मुझे सुनाया जाता कि उसे क्या पसंद है या क्या खाना है। मैं भी उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखने लगी। अगर उसे आने में देर हो जाती तो उसका इंतजार करती, खुद उसके लिए खाना निकालती और कभी थक कर सो जाती तो वापसी पर मुझे जगा कर खाना लाने के लिए कहता। शायद हम दोनों एक दूसरे के आदी होने लगे थे। मुझे उससे मोहब्बत हो रही थी मगर मैं इसके दिल की हालत से अनजान थी। मैं सुबह सुबह चहलकदमी करने में मसरूफ थी। वो भी चहलकदमी करने वहीं चला आया और मुझे मुखातिब करके बोला, आपसे एक बात पूछूं? मैंने ना समझी से उसे देखा, फिर इस बार में सर हिलाया। अब मेरी दादी पर इतना कब्जा कायम कर चुकी हैं, मैं कॉम्प्लेक्स का शिकार होने लगा हूँ कि आप एक दूसरे से हटकर थोड़ी तवज्जो मेरे लिए भी बचाएंगी। चले आप नहीं मगर मेरी दादी तो वापस ला दें। वो मासूम सी शक्ल बनाए खड़ा था। मुझे देखकर हंसी आ गई। मुश्किल है, अपनी किस्मत समझ कर सब्र करे और अच्छे वक्तों का इंतजार करे। इंतजार ही तो कर रहा हूँ, न जाने कब से। इसकी आंखों में कुछ था जो बहुत कुछ सुना रहा था। मैं घबरा कर वहां से चली गई। एक शाम को मैं बागीचे में कुर्सी पर बैठी माली से पौधे ठीक करवा रही थी। तब मुलाजिम ने मुझे बताया कि कोई आलिया नामी लड़की मुझसे मिलना चाहती है। मुलाजिम मेरी हदायत के मुताबिक उसे घर के अंदर ले आया। मुझे आलिया पर बहुत गुस्सा था। मैं उससे वो सवाल पूछना चाहती थी जिसने मुझे बेचैन कर रखा था कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आलिया बहुत परेशान दिखाई थी। मैंने उससे बैठने का बोला, खुद पर काबू रखते हुए उसके आने की वजह पूछी। वो कुछ भी बोले बगैर अपनी जगह से उठकर एकदम से मेरे कदमों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे लगा शायद वो अपने किए की माफी मांग रही है मगर उसकी बातें सुनकर मैं लरज कर रह गई। उसने कहा कि जिस शख्स से तुमने शादी की है उसने तुम्हें पाने के लिए ये सब खेल रचाया है। उसने जानबूझकर तुम्हें बदनाम किया। इसकी नीयत ठीक नहीं। वो कभी तुम्हारा नहीं होगा। वो तुम्हें छोड़ देगा। उसको यही अच्छा लगता है। वो ऐसा ही है। वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा और तुम्हें निकाल देगा अपने घर से। वो पहले भी कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है। मुझे भी उसने धोखा दिया है। तुम उसे छोड़ दो, अपना वक्त जाया मत करो। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल बैठने लगा। मेरे दिल में असद के लिए थोड़ी थोड़ी सी जगह बनने लगी थी। आंखों में नए नए ख्वाब बनने लगे थे। वो ख्वाबों का महल एक बार फिर जमीन बोस हो गया था। आलिया की बातें सुनकर मेरा दिल कांपने लगा। आलिया मजीद कुछ कहे बगैर वहां से चली गई। मैंने खुद को कमरे में कैद कर लिया। वहां मौजूदा हर चीज से मुझे नफरत महसूस होने लगी। मैंने गुस्से में मौजूदा हर चीज को जमीन पर दे मारा। मेरा दिल तकलीफ में था। शायद खुशियां मुझसे रूठ गई थी। जिंदगी ने कैसे कैसे धोखे दिए थे। मेरा दिल चाहा हर चीज तहस नहस कर दूं। आखिर थक हार कर फूट फूट कर रो दी और न जाने कब आंख लगी। असद ऑफिस से लौटा तो कमरे की बर्बादी देखकर दिल ही दिल में परेशान हो गया। अगले ही दिन मैंने अपना कमरा अलग कर लिया और दादी के लाख पूछने पर कोई जवाब ना दिया। असद भी मेरी इस अचानक बढ़ती हुई नाराजगी को देखकर हैरान था मगर खामोश था। दादी ने मुझे बुलवाया और बताया कि घर के लिए ग्रोसरी खरीदने वाली है और मैं बूढ़ी हूँ, अब कहाँ धक्के खाते फिरूंगी। मैंने इनसे कहा कि इन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं और ड्राइवर के साथ मॉल पहुंची। मॉल में मौजूदा कैफे के टेबल पर बैठे इंसान पर मुझे असद का गुमा हुआ। उसके साथ कोई लड़की भी थी। मैं जैसे ही थोड़ा नजदीक गई उसका चेहरा वाज़ेह हो गया। वो असद ही था मगर उसके साथ मौजूदा लड़की कौन थी मुझे मालूम ना हो पाया। असद को किसी लड़की के साथ मॉल में देखना मेरे लिए परेशान कौन था। मुझे मालूम हो गया था कि इस घर में मेरी कोई जगह नहीं। जल्द ही मैंने असद से लैदगी का मुतालबा कर दिया जिस पर सब बहुत परेशान हुए। असद को आज से पहले मैंने कभी इस कदरे परेशान नहीं देखा था। असद को मालूम हो गया था कि कोई बात जरूर हुई है। उसने फौरन तमाम मुलाजमीन से पूछना शुरू कर दिया और जल्द ही उसे किसी मुलाजमा से आलिया का नाम भी मालूम हुआ और वो समझ गया था कि ये सब खेल आलिया का खेला हुआ था। लिहाजा अगले ही रोज वो आलिया को जबरदस्ती अपने साथ घर ले आया। क्या कहा तुमने? हरीम से दोबारा कहो। वो आलिया पर चिल्ला रहा था। कुछ नहीं, मैं तो बस मिलने आई थी। हरीम मेरी दोस्त है ना, इसलिए बताओ हरीम। वो घबराई हुई थी। तुम इस बेचारी को डरा धमका नहीं सकती।
सकते। जाने दो इसे। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर आलिया को संभाला और साथ ही असद को डांटा। ऐसे तो नहीं जा सकती ये। जो कुछ भी तुमने उस दिन हरीम से कहा वो सब दोबारा कहो, वरना तुम मुझे जानती हो ना। वो गुस्से में धाड़ा था। आलिया खौफजदा हो गई और डर के मारे तमाम बातें उगलती जो भी उस दिन उसने हरीम की गोश गुजार की थी। असद की आंखों में खून उतर आया। उसने आलिया पर हाथ उठाना चाहा, मगर मैंने दरमियान में आकर असद को रोक दिया। मैं रो रही थी। असद से देखा नहीं गया। हरीम, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलतियां हुई, मेरा तरीका गलत था, मगर मेरी नीयत साफ थी। मैं तुम्हें बहुत साल पहले से पसंद करता हूँ। तुम रोज लाइब्रेरी आती थी, तभी मैंने तुम्हें पसंद कर लिया था और एक दिन छुपकर तुम्हारी तस्वीर भी बनाकर अपने पास रख ली, लेकिन कभी तुमसे बात नहीं की। पर तुमने लाइब्रेरी आना बंद कर दिया। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। मुझे किसी दोस्त से तुम्हारा पता तो मिला, लेकिन वो पता तुम्हारे ससुराल का था। तुम्हारी शादी हो चुकी थी। मैंने दिल पर जबर किया, मगर फिर उस दौरान मेरी मुलाकात आलिया से हो चुकी थी। ये मुझे पसंद करती थी, मगर मैं शादी नहीं करना चाहता था। फिर मुझे आलिया से ही मालूम हुआ कि तुम बेवा हो गई हो। उस दिन आलिया ने मुझे अपने घर बुलवाया, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। लेकिन इसकी जिद करने पर मैं वहां चला आया। दिल में बस तुम्हें एक नजर देखने की तलब थी और इतने अरसे बाद ये मौका गंवाना नहीं चाहता था। तकदीर ने मुझे फिर से एक मौका दिया। मुझे मालूम नहीं था कि तुम इद्दत में हो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आलिया ऐसे हालात में ऐसा कर सकती है। उसने जबरदस्ती मुझे तुम्हारे कमरे में धकेल दिया। मैं समझा कि खाली कमरा है और जब तक मैं कुछ समझ पाता तब तक सब आ चुके थे। हाँ, मेरी गलती है हरीम, जो तुम्हारी सफाई में कुछ ना बोल सका। सब इतना अचानक हुआ कि मुझे खुद समझ नहीं आया। इसके लिए मैं आज भी शर्मिंदा हूँ। वो रो रहा था। मेरा दिल पिघलने लगा। वो मजीद कहने लगा, और जानती हो हरीम, आलिया मुझे काफी दिन से फोर्स कर रही थी। मैं कहीं भी नजर आता मुझे रोक लेती और तो और मोबाइल पर भी जलील करती कि मैं इससे शादी करूं और तुम्हें छोड़ दूं, और धमकियां देने लगी थी कि मैं तुम दोनों के दरमियान गलत फहमी पैदा कर दूंगी। इस तरह हरीम खुद बाखुद तुम्हें छोड़ देगी। यकीन नहीं आता तो ये सुनो। असद ने मोबाइल पर आलिया के आए तमाम व्हाट्सएप मैसेजेस और इसकी बातों की रिकॉर्डिंग मुझे सुनाई, जिसमें वो असद को धमका रही थी। आलिया का पर्दा फाश हुआ तो वो हम सब से माफी मांगने लगी, जिस पर दादी ने उसे फौरन घर से निकल जाने का कहा। असद की मोहब्बत सच्ची और आखिर सच की जीत हुई थी। मैंने असद के साथ सर्द रवैया रखने की माफी मांगी, जिस पर असद ने मुझे दिल से माफ कर दिया और मैंने भी उसका हमेशा ख्याल रखने का वादा किया, क्योंकि मेरे दिल में असद का इज्जत और एहतराम मजीद बढ़ गया था। आलिया का हसद और उसका फरेब आज एक घर उजाड़ने चला था, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक अल्लाह न चाहे हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। असद मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं थे। आगे चलकर हमारी जिंदगी पुरसकून और खुशियों से भरपूर साबित हुई। हर गम की तलाफी हो गई। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी कहानी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।